हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। आज हम लोग लास्ट वीडियो हमने फिजिक्स के चैप्टर को देखा था। आज हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुंचे। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है एक निर्वाचक मंडल द्वारा, एक निर्वाचक मंडल होता है। इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से, यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम एक एक जो वर्ड्स इसमें आए हैं, इलेक्टोरल जो ग्रुप होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, यहाँ सभी लिखे हैं। निर्वाचक मंडल क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है, गुप्त मतदान क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है और एकल संक्रमणीय मत क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निर्वाचक मंडल क्या होते हैं। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभा, जितने भी स्टेट में जितने भी विधानसभा हैं वो सभी विधानसभा के, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होते हैं, यानी कोई भी नॉमिनेटेड पर्सन, जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत या नॉमिनेटेड जो 12 सदस्य होते हैं, वो 12 सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। एंग्लो इंडियन तो अब होते नहीं है, लेकिन अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेटेड हैं तो वो नहीं भाग लेंगे। विधानसभा में अगर एंग्लो इंडियन है तो वो नहीं लेंगे। अब ये सब चीज समाप्त हो गए हैं और ये सब चीज ऐसे भी अब इन लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये हमारा निर्वाचक मंडल होता है। तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा के जितने सारे मेंबर हैं निर्वाचित, राज्यसभा के जितने सारे निर्वाचित हैं, जैसे लोकसभा के एक्टिव 543 हैं, राज्यसभा में 231 हैं, 12 अभी एक्टिव जो हैं, टोटल 250 हो सकते हैं, 243 होते हैं, 231 प्लस 12 जो हैं वो भाग नहीं लेंगे, 231 भाग लेते हैं। और सभी विधानसभा के जितने भी एमएलए हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो भाग लेते हैं। तो ये इसका इलेक्टोरल ग्रुप होता है, निर्वाचक मंडल होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब, सीधा मतलब यही होता है कि इसमें जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है, यानी आम चुनाव नहीं होते हैं, जनता इसमें भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। जनता के चुने गए प्रतिनिधि या तो एमएलए के रूप में या एमपी के रूप में जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है अप्रत्यक्ष रूप से। गुप्त मतदान होता है, मतदान गुप्त रूप से किया जाता है। ये तो हर मतदान का एक अभिन्न प्रक्रिया है कि मतदान गुप्त रूप से हो, किसी को पता न चले कि कौन किसको वोट दिए रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। पूरे देश की जनसंख्या, अभी तक के जो चुनाव के लिए जो बेस लाइन माना जाता है वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाता है। तो बेस लाइन 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक का मत मूल्य निश्चित किया जाता है। ये जो वोट वैल्यू है इसका एक अपना महत्व है। आप जब इलेक्शन होता होगा तो सब मिलाकर के 3-4 हजार प्रतिनिधि भाग लेते हैं, 3-4 हजार प्रतिनिधि भाग लेते हैं, हार जीत लाखों में होती है। इसका मतलब है कि इसका मत मूल्य अलग अलग होता है, इसीलिए इतना ज्यादा वोट की काउंटिंग होती है। अब कैसे मत मूल्य निकालते हैं, वो मत मूल्य निकालने का यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे।
एक एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं बिहार के संदर्भ में लेते हैं। यहाँ बिहार में एमएलए की कुल संख्या 243 है और बिहार की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 6 करोड़ निश्चित है। अगर 6 करोड़ है तो ये एक एमएलए का जो मत मूल्य होगा, एक एमएलए का मत मूल्य निकालने के लिए हम लोग 6 करोड़ की जनसंख्या को 243 अपॉन 1000 से भाग देते हैं और 1000 से भाग देने के बाद और उसके एमएलए की कुल संख्या से भाग देने के बाद मत मूल्य आता है 246.913। अब देखिए इसको राउंड फिगर में करते हैं। अगर ये 0.5 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तब इसको अगला नंबर लेते हैं। अगर 5 से कम है तो उसको हम लोग एग्जिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ 0.9 है, इसीलिए इसका मत मूल्य होगा 247। यानी बिहार का एक एमएलए अगर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर रहा है तो उसका मत मूल्य जो होगा एक विधायक के मत मूल्य 247 के बराबर माना जाएगा। ये इसका तरीका है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का, यानी सारे देश की जनता का प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं तो उसका आनुपातिक जनसंख्या के हिसाब से इसका आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो अब देखते हैं कि बिहार का सभी अगर कुल मत मूल्य कितना होगा, 247 मल्टीप्लाई 243 यानी 60,021 वोट। 60,021 वोट टोटल मत मूल्य अगर बिहार के सभी एमएलए भाग ले लेते हैं तो इतना मत मूल्य बराबर हो जाएगा। हर राज्य के एमएलए का मत मूल्य अलग अलग होगा। अब तो निश्चित ही समझ लीजिए जैसे यूपी है तो यूपी में अगर 400 अगर एमएलए हैं तो वहां की जनसंख्या अगर 10 करोड़ है तो 10 करोड़ अगर तत्कालीन समय में 10 करोड़ अगर माना जाए तो 10 करोड़ बटा 400 करते हैं, जो आता है डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। जो भी मत मूल्य आएगा वो यूपी के एमएलए का मत मूल्य होगा। यानी हर स्टेट के विधायक का यानी एमएलए का जो विधानसभा के सदस्य होंगे उनका मत मूल्य अलग अलग होगा। यानी पूरे देश के हर एक राज्य का मत मूल्य अलग होगा और उस मत मूल्य का टोटल मत मूल्य अगर वहां के संख्या को अगर करेंगे तो टोटल मत मूल्य जो निकल रहा है वो भी अलग अलग होगा। यानी हर राज्य के एमएलए के लिए सब अब क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारे विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं उसका मत मूल्य का निश्चित किया जाना। अब होता है कि जो एमपी हैं यानी या लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य, उनका मत मूल्य कैसे निश्चित किया जाता है। प्रत्येक स्टेट को जैसे बिहार, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा से लेकर के जितने भी 28 स्टेट हों या जो विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश में अगर सम्मिलित हैं, जैसे अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर है, चाहे पुदुचेरी है या फिर दिल्ली, तो ये सब जगह विधानसभा एक्टिव है। अगर ये विधानसभा एक्टिव है तो वहां के विधानसभाओं का भी टोटल यहाँ पर जोड़ दिया जाता है कि टोटल मत मूल्य कितना होगा। एक राज्य का मत मूल्य, टोटल मत मूल्य, सभी स्टेट का, सभी विधानसभा का टोटल मत मूल्य इमेजिन कर लिए हैं कि लगभग 6 लाख है। अगर 6 लाख टोटल वोट अगर आ रहा है, इसने हमने इमेजिन किया हुआ है कि लगभग अगर जोड़ते हैं जितना भी आए एग्जैक्ट, अगर 6 लाख मत मूल्य आते हैं तो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यानी लोकसभा और राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का इससे भाग दे देते हैं। टोटल 6 लाख में से अगर सभी विधानसभा का कुल मत मूल्य डिवाइड कर देते हैं हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी 543 प्लस 231 करते हैं और इससे भाग दे करके जो भी मत मूल्य आएगा वही 0.5 अगर आ रहा है उससे ऊपर है तो अगला, अगर 0.5 से कम आ रहा है तो पहले का ले लेते हैं, अगर 0.123 आ रहा है तो कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग उसका मत मूल्य निश्चित करते हैं। दोनों मत मूल्य का सोचिए, दोनों मत मूल्य बराबर एग्जैक्ट नहीं होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। एग्जैक्ट बराबर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि भाग देने के बाद कुछ दशमलव आगे पीछे तो होगा
और उस दशमलव आगे पीछे होने के कारण अगर 6 लाख आ रहा है और उसको हम लोग अगर इसी से अगर डिवाइड करते हैं 543 प्लस 231 यानी 774। अगर 774 आ रहे हैं तो अगर 6 लाख में से 774 से अगर हम भाग देंगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा, जो भी आएगा अगर 0.5 से आएगा तो अगला, अगर कम है तो, यानी लगभग इतना ही और वोट काउंट हो जाता है। और ये सारे वोट जो होते हैं वो एमपी के होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं। यानी टोटल विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य लगभग बराबर होगा, एग्जैक्ट बराबर नहीं होंगे, लगभग बराबर होंगे। और दोनों को मिला करके जब एक एमपी वोट करेगा तो उसका मत मूल्य ज्यादा होता है। इसीलिए सामान्यतः देखा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसको मेजॉरिटी होता है लोकसभा में, राज्यसभा में भी उसके मेंबर होते हैं, और मेजॉरिटी होती है तो मेजॉरिटी होने के कारण उसका मत मूल्य ज्यादा होता है। इसीलिए वैसे प्रतिनिधियों का चुनाव होने की या चुनने की संभावना बढ़ जाती है, या चुन ही जाते हैं, लगभग वही चुने जाते हैं सरकार जिसके पक्ष में होती है। अगेंस्ट आपको पता ही है कि सिर्फ एक ही बार हुआ था जब बीबी गिरी को चुना गया था कि कांग्रेस बहुमत में रहते भर में भी बीबी गिरी जब राष्ट्रपति बने थे तो उस समय इसके अगेंस्ट हुआ था, क्योंकि उसके सुप्रीमो इंदिरा गांधी ने खुद कह दिया था कि आप जिसको चाहे वोट कर सकते हैं क्रॉस वोटिंग में। बीबी गिरी जीते थे और नीलम संजीवा रेड्डी हार गए थे। तो ये ऐसा होता है कि इसी तरह से जोड़ करके हम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व इसको निश्चित करते हैं। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व निकालते हैं और निकाल करके मत मूल्य कैसे लाखों में हार जीत होती है, जबकि प्रतिनिधि गिने चुने होते हैं, इसके बावजूद लाखों में हार जीत कैसे होती है, क्योंकि मत मूल्य अलग अलग होता है सबका और सब मत मूल्यों को जोड़ करके दिया जाता है। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब यहां पर थोड़ा सा डिटेल्स समझने की जरूरत है। आप डिटेल्स समझिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जितने भी प्रतिनिधि इसमें वोटिंग करते हैं उनका मत मूल्य तो अलग होता ही है, वोटिंग करने का तरीका बदल जाता है। वोटिंग सिंगल को वोट नहीं किया जाता है, प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग होती है। यह वोटिंग जो होती है वो प्रेफरेंस के हिसाब से होती है। प्रेफरेंस मतलब अगर सपोज करिए कि ए बी सी अगर 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो हर जो प्रतिनिधि वोट करेंगे वो तीनों को वोट करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के हिसाब से वोट करेंगे। यानी सिंगल प्रेफरेंस या फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिए, सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया और थर्ड प्रेफरेंस। कोई व्यक्ति ने इस तरह से बी सी ए कर दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस में बी को दिया, सेकंड प्रेफरेंस में सी को दिया और थर्ड प्रेफरेंस में ए को दिया। कोई व्यक्ति सी बी ए कर सकता है, कोई सी ए बी कर सकता है। हर प्रतिनिधि को वोट करने का तरीका अलग होगा, वो अपनी मर्जी से वोट करते हैं और तीनों को ही वोट देते हैं। प्रेफरेंस अलग हो जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस अलग, सेकंड प्रेफरेंस अलग और थर्ड प्रेफरेंस अलग हो जाता है। चलिए, ये वोटिंग तो आसान है, इसकी काउंटिंग टिपिकल होती है। काउंटिंग के समय क्या किया जाता है, चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव में 50% वोट आना अनिवार्य है। 50% का वोट आना अनिवार्य है क्योंकि ये राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं और इनको 50% से अधिक का मेजॉरिटी में रहना, उनको वोट आना जरूरी है। ये 50% अगर वोट नहीं आएगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो 50% अगर 2 ही कैंडिडेट खड़े हैं तब तो निश्चित है कि वैध मतों का जो भी वैलिड वोट होंगे, वैलिड वोट का 50% में से एक का 50 से ऊपर आएगा, एक का 50 से कम आएगा 2 में। लेकिन 3 के केस में बदल सकती है सिचुएशन। 3 के केस में कैसे सिचुएशन बदल सकती है, इस बात को समझिए।
मान लेते हैं 3 है या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर 3 से ज्यादा हैं तो वैसी स्थिति में जो वोट का परसेंटेज होगा वो कैसे बदलता है। सपोज करिए ए को 40% आया, बी को 45% आया और सी को 15% वोट आए। सपोज कर लीजिए। अगर ये सपोज करते हैं कि इस तरह है तो 50% किसी को नहीं आया। अगर 50% किसी को नहीं आया, इसका मतलब ये माना जाएगा कि वोटिंग कंप्लीट नहीं हो गया। तब वैसी स्थिति में सेकंड राउंड की काउंटिंग होती है और इस सेकंड राउंड की काउंटिंग के लिए जिसको सबसे लेस परसेंटेज आता है उसको हम लोग इलिमिनेट करते हैं, उसको हटाते हैं। और चूंकि 15% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस सी को दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सी वाले को दोबारा से काउंटिंग करेंगे इस 15% को, और ये 15% के सेकंड प्रेफरेंस की काउंटिंग की जाएगी। इसका सेकंड प्रेफरेंस की काउंटिंग की जाएगी। ये सेकंड प्रेफरेंस की जो काउंटिंग होगी इसमें या तो वो ए होगा या बी होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस सी को है तो सेकंड प्रेफरेंस या ए होगा या बी होगा। तो ए या बी अगर सेकंड प्रेफरेंस होते हैं तो वैसी स्थिति में सेकंड प्रेफरेंस वाले का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लेते हैं इनको 5% आया और ये 10% आया। अब जो टोटल वोट होगा ये 45% होगा और ये 55% होगा। 50% से ज्यादा मत जैसे ही मिलते हैं तो इनको चुनाव निर्वाचित घोषित किया जाता है। इस तरह से इसका प्रेफरेंस के हिसाब से इलिमिनेट किया जाता है। अगर 4 रहते तब भी लास्ट वाले जो सबसे कम आता उसको इलिमिनेट करते, उसके बाद वाला इलिमिनेट करते, और इस तरह से सेकंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंटिंग भी होती है इसमें, क्योंकि 50% वोट आना जरूरी है। तो हो सकता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में 40% आता है, सेकंड में 45। अगर यही चीज उल्टा हो जाए, उल्टा भी हो सकता है। फर्स्ट प्रेफरेंस में 40% आया, इनको 12% आ गया और इनको 3% आ गया। तो वैसी स्थिति में ये 52% होंगे और ये 48% होंगे। तो वैसी स्थिति में फर्स्ट ए जो कैंडिडेट होंगे वो जीत जाएंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस में पीछे होने के बावजूद जीत सकते हैं। इसलिए कहना मुश्किल है कि सेकंड प्रेफरेंस में किसको वोटिंग की गई है। तो इस तरह से जब काउंटिंग होती है, इसका काउंटिंग थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है प्रेफरेंस के कारण। काउंटिंग इस तरह से हम लोग एलिमिनेट करते चले जाते हैं। 4 भी हो सकते हैं। अब इससे ये अब हम समझते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से इसकी काउंटिंग होती है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का काम होता है। इससे आगे हम लोग एक चीज देखेंगे कि पहले हर व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए खड़ा नहीं हो सकता। इसके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया निश्चित की गई है, इसीलिए कि वहां भीड़ ना हो, जिसको मन हो वो जा करके नहीं करे। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता पर बात आती है तो पहला उनको भारतीय होना जरूरी है, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए इनको हर हालत में। सेकंड, आयु जो है इनकी वो 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। जो राज्यसभा के लिए निर्धारित है वो 35 वर्ष है राष्ट्रपति के लिए। थर्ड, लोकसभा के सदस्य बनने की अर्हता रखते हो। लोकसभा के सदस्य के अर्हता होनी चाहिए, यानी लोकसभा सदस्य के बराबर उनको अर्हता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए जैसे वो पागल या दिवालिया न हो, सारी कंडीशन जो है वो लाभ के पद पर न हो, बाकी जितने सारे जो हैं वो क्राइटेरिया यहाँ पर लोकसभा के सदस्य के लिए अर्हता जो होती है एक एमपी के इलेक्शन में, वो अर्हता उनको होनी चाहिए। ये 3 हुआ। 3 के बाद जो सबसे इसमें कठिन है, जिसके कारण यहाँ पर भीड़ नहीं हो पाती है, उसका कारण है इनके प्रस्तावक और समर्थक की बात होती है। क्योंकि इसमें इसके जो प्रस्तावक हैं वो 50 होने चाहिए
और समर्थक भी 50 होने चाहिए। 50 प्रस्तावक 50 समर्थक, यानी बिना पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के कोई भी व्यक्ति सामान्य स्थिति में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 50 प्रतिनिधि, उसके 50 एमएलए हो चाहे 50 एमपी हो, कहीं के हो, अगर एमएलए और 50 एमपी दोनों में से कोई भी 50 का समर्थन और 50 का प्रस्तावक होना चाहिए, 50-50 100 होने चाहिए, तो 100 मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव है का सपोर्ट जिनको होगा वही इसमें खड़ा हो सकते हैं, बाकी अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये इसका क्राइटेरिया है किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्राध्यक्ष किस तरह से चुने जाते हैं। भारत के केस में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हमने डिटेल्स रूप से आज देखा। इससे जुड़े बहुत सारे सवाल आते हैं। निर्वाचक, चाहे वो निर्वाचक मंडल से जुड़ा सवाल हो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो, चाहे फिर एकल संक्रमणीय मत हो, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता भाग नहीं लेती है, तो सबसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल इससे आते रहते हैं। हम समझते हैं अगर अभी तक के आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना न भूलें। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए प्रस्तुत होगी। थैंक यू।